गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएस मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली दो वीडियो के अंदर वैदिक गणित द्वारा जोड़, बाकी और गुणा सीखे थे। आज हम वैदिक विधियों द्वारा भाग ज्ञात करना सीखेंगे। दोस्तों, हमारे पास में वैदिक विधियों द्वारा भाग ज्ञात करने की तीन विधियां हैं। पहली विधि है निखिलम विधि, दूसरी विधि का नाम है प्रावर्त्य योजित और तीसरी विधि का नाम है ध्वजांक विधि। तो दोस्तों, सबसे पहले हम निखिलम विधि को लेके चलते हैं। निखिलम विधि द्वारा भाग ज्ञात करना सीखते हैं। जैसे दोस्तों, निखिलम विधि द्वारा मैं कोई एक एग्जांपल लेके चलता हूं। जैसे आप अपने पास में कोई संख्या है, दोस्तों हमें ये कोई संख्या दी हुई है 111,034 और उसके अंदर अपने को भाग करना है 889 से। तो दोस्तों, इस विधि को सरल करने के लिए जब हम सबसे पहले इसको सरल करते हैं तो हमें प्रत्येक भाग के तीन खंड बनाने पड़ते हैं। दोस्तों, हमारे पास में जो पहला खंड है उसको हम बोलते हैं प्रथम खंड। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास में आएगा मध्य खंड, और जो दोस्तों तीसरा है वो हमारे पास में होगा तृतीय खंड। अब देखो दोस्तों, इस भाग को तीन टुकड़ों में हमने विभाजित कर लिया। तीन टुकड़ों में विभाजित करने के बाद में जो हमारे पास में पहला खंड है, इस खंड के अंदर हम जो भाजक है हमारा 889, इसको लिखते हैं। अब इसको लिखने के बाद में दोस्तों हमारे पास में जो 889 है वो हमारे पास में 1000 के नजदीक होता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि आधार और उपाधार लेते हैं, तो इसमें आधार है वो ये संख्या 1000 के नजदीक होती है, इसलिए इसका आधार है वो हमारे पास में दोस्तों आधार है वो हमारे पास में हो जाएगा इसका 1000। अब यदि आधार 1000 होगा तो 889 के अंदर कुछ ऐसा प्लस करें ताकि 1000 बन जाए। तो हमारे पास में जो विचलन आएगा दोस्तों, विचलन आएगा 111। अब दोस्तों 1000 के अंदर 3 शून्य है, तो हमारे पास में जो भाज्य है उसमें से अंतिम के 3 डिजिट है, इनको हम अंतिम खंड में लिख देते हैं, जैसे 0, 3 और 4। अब पीछे के जो 3 डिजिट बच गए उनको अपन मध्य खंड के अंदर पुट कर देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो पहला भाग का जो पहला पार्ट था, इसके अंदर हम क्या करते हैं, विभाजित करते हैं खंडों के अंदर। तो हमने इस दी गई डिजिट को 3 खंडों के अंदर विभाजित कर लिया। अब देखो दोस्तों, इस भाग को शुरू करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पहला डिजिट होता है मध्य खंड का, इसको हम यथावत रूप से नीचे लिख लेते हैं। अब दोस्तों क्या करते हैं, ये जो 1 आया है इसको इस विचलन से हम क्या करवाते हैं, गुणा करवाते हैं। तो विचलन से गुणा करवाएंगे दोस्तों, पहला जो पार्ट था अब इसके नीचे कोई संख्या नहीं लिखी जाएगी। तो इस 1 को जब हम 111 से गुणा कराएंगे तो 1, 1 और 1, ये जो प्रत्येक डिजिट के नीचे एक ही डिजिट आना है। अब उसके बाद में दोस्तों हम क्या करते हैं, इस 1 को और इस 1 को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो हमारे पास में कितना आएगा, 2 आएगा। अब वापिस दोस्तों जो दूसरा पार्ट था इसके नीचे भी कोई अंक नहीं आना। इस 2 को हम वापिस 111 से गुणा करवाएंगे तो दोस्तों हमारे पास में वैल्यू आएगा 222। तो 2, 2 और 2। उसके बाद में वापिस हम इसी प्रोसेस को दोहराते हैं। जो 3 नंबर खंड है इसके अंदर हम वापिस जोड़ेंगे 2 + 1 3, 3 और 1 4। तो हमारे पास में दोस्तों वैल्यू प्राप्त हुआ 4। इस 4 को हम क्या करते हैं, वापिस इस 111 से क्या करते हैं दोस्तों, गुणा करवाते हैं। तो 4 को 111 से गुणा कराएंगे, हमारे पास में मान आना है 444। अब देखो दोस्तों, जो हमारा मध्य खंड था उसके अंदर पूरे जो डिजिट है वो फिल हो चुके हैं। तो लास्ट जो तीसरा खंड बचा है, अब देखो दोस्तों बीच में मैंने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक बार खंड के नीचे एक बार में जो वैल्यू प्रोसेस करते हैं उसमें एक बार ही लिखा जाता है, उसके बाद दोबारा उसके नीचे वैल्यू नहीं आते हैं। तो यहाँ के जो डिजिट है वो खाली रह जाएंगे। अब देखो दोस्तों, जो तीसरा पार्ट है इसके अंदर के वैल्यू को अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 4 + 4 पहला वैल्यू आएगा 8। उसके बाद में दोस्तों 4 + 2 6 और अपने पास में 3 7 9 आएगा वैल्यू। उसके बाद में जो लास्ट पार्ट है 4 + 2 6, 6 और 1 7। तो ये दोस्तों हमारे पास में जो भागफल का जो वैल्यू आया है वो दोस्तों देखो कितना है, भागफल बराबर 124। और जो अंतिम खंड के अंदर जो वैल्यू प्राप्त होता है वो वैल्यू होता है दोस्तों शेषफल का। तो शेषफल हमारे पास में है 798। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों
जो पहली विधि थी निखिलम विधि, इसके अंदर जो भाग के इसमें क्या होता है कि हमारे पास में चाहे कितनी भी बड़ी डिजिट होती है, अब 889 का टेबल आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं वैदिक गणित द्वारा जो बड़ी डिजिट होते हैं उनके भाग वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, अब दोस्तों हमारे पास में जो दूसरी विधि है उसका नाम है परावर्त्य योज्यते या परावर्त्य योज्यते। अब देखो दोस्तों, इसके लिए अपन क्या करते हैं, कोई एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मेरे पास में कोई संख्या है 13,385 और उसके अंदर हमें भाग देना होता है 131 का। कोई भी डिजिट ले सकते हैं हम लोग, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो दोस्तों पहले की तरह हम यथावत रूप से इसको भी जब सोल्व करेंगे तो हमें इस भाग के 3 खंड कर देने होते हैं। पहला हमारे पास में दोस्तों आएगा प्रथम खंड, उसके बाद में दूसरा जो पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं मध्य खंड, और जो तीसरा पार्ट आएगा उसको बोलेंगे तृतीय खंड। अब देखो दोस्तों, भाग का डिवाइडेशन करने के बाद में पुनः वही प्रोसेस दोहराते हैं। जो भाजक है वो हमारे पास में कितना आएगा दोस्तों, 131। अब 131 है वो हमारे पास में क्या होता है कि दोस्तों 100 के नजदीक होता है, इसलिए हमारे पास में जो आधार है वो आधार दोस्तों कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आधार 100 हो जाएगा तो आधार के अंदर क्या होता है कि 2 शून्य है, शून्य की संख्या कितनी है, 2 है। 2 है तो इस भाज्य में से अंतिम 2 अंकों को तृतीय खंड के अंदर पुट कर देते हैं। उसके बाद में दोस्तों पीछे अपने पास में 3 डिजिट अभी भी शेष है, इन तीनों डिजिट को अपन मध्य खंड के अंदर पुट कर देते हैं। अब दोस्तों ये विधि भी यथावत उसी की तरह होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रथम खंड के अंदर हमने जो भाजक लिखा है, इस भाजक के बाद में हमें इसका विचलन निकालना होता है। पिछले वीडियो के अंदर हमने दोस्तों पढ़ा था विचलन क्या होता है। जैसे मैंने आधार ले रखा है 100, तो इस आधार से जो भाजक है वो कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि ये 31 ज्यादा है, तो हमारे पास में विचलन का वैल्यू है वो प्लस का 31 हो गया। लेकिन जो हमारी विधि है उसका नाम है परावर्त्य योज्यते। तो परावर्त्य का मतलब होता है परिवर्तन करना। तो दोस्तों इसमें एक चीज नई जुड़ जाती है, वो है परिवर्तित अंक। परिवर्तित अंक के लिए क्या किया जाता है, जो विचलन यदि प्लस का होता है दोस्तों तो परिवर्तित अंक है उसको माइनस में बना देते हैं, और यदि विचलन माइनस का होगा तो परावर्तित अंक कैसा कर देंगे, प्लस का कर देंगे। तो जैसा हम यहाँ देख रहे हैं विचलन प्लस का 31 था, इसलिए हम इसको माइनस का बनाने के लिए इसके ऊपर ये बार का चिन्ह लगा देते हैं, विनकुलम चिन्ह बोल सकते हैं इसको। अब देखो दोस्तों, पुनः जो पहली प्रोसेस थी पहले विधि के अंदर, वही प्रोसेस का अपन दोहराव करते हैं। जो पहला डिजिट है 1, इसको यथावत रूप से क्या लाएंगे, नीचे लाएंगे। उसके बाद में दोस्तों इस 1 को हम इस 31 से वापस क्या करवाते हैं, गुणा करवाते हैं। तो 1 को 31 से गुणा कराएंगे दोस्तों, कितना आएगा, 31। निखिलम विधि के अंदर सारे डिजिट क्या होता था, इधर वाले डिजिट है वो जुड़ते जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो परिवर्तित अंक था वो कैसा था, माइनस था, इसलिए यहाँ पर अब की बार जो दोस्तों डिजिट है वो कैसे होंगे, माइनस के होंगे। तो इसलिए हम इस 3 में से 3 को माइनस करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 0। आगे की प्रोसेस है उसमें इस 0 को इस परावर्तित अंक से क्या करवाते हैं, गुणा करवाते हैं। अब इस डिजिट के नीचे कोई भी वैल्यू नहीं आना, तो इस 0 को इस 31 से गुणा करवाएंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगा 0 आएगा, सॉरी 0 आएगा। तो इस 0 को हम क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं। आगे की प्रोसेस में दोस्तों अब की बार इस 3 में से इस 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास में वैल्यू कितना आएगा, 2। अब इस 2 को दोस्तों 31 से क्या करवाते हैं, गुणा करवाते हैं। तो 31 को 2 से गुणा करवाएंगे, कितना आएगा, 62। इस 62 को यहां लिख देते हैं। अब जो बीच का डिजिट था उसके अंदर जैसे ये प्रोसेस है तो आगे का पूरा वैल्यू क्या रहता है, खाली रहता है। इसमें एक बार वैल्यू आ गया तो आगे का वैल्यू क्या रहेगा, खाली रहेगा। अब जैसे दोस्तों ये 31 है वो भी कैसा आया, माइनस का, क्योंकि 31 माइनस का था। आगे की प्रोसेस में 5 में से 2 को दोस्तों माइनस करेंगे, हमारे पास में वैल्यू आएगा 3, और 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगा 2। तो अब हमारे पास में दोस्तों जो भागफल था, इस भागफल का जो हमारे पास में वैल्यू है वो कितना आया, 102, और जो शेष फल है उस शेष फल का वैल्यू आया 23। तो दोस्तों ये जो विधि थी, ये विधि का नाम था परावर्त्य योज्यते। निखिलम और परावर्त्य में इतना ही फर्क होता है कि यहाँ पर एक परिवर्तित अंक आ जाते हैं, निखिलम में सारे वैल्यू जो इधर वाले हैं वो प्लस होते हैं, जबकि इसमें प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं, और वो चीज डिपेंड करती है परावर्तित अंक पे।
अब देखो दोस्तों, हमारे पास में जो तीसरी विधि है भाग के लिए वो है ध्वजांक विधि। तीसरी विधि का नाम है ध्वजांक विधि। तो मैं जैसे एक एग्जांपल लेके चलता हूं दोस्तों। जैसे मेरे पास में कोई संख्या है 98,765 और इसके अंदर हम भाग देते हैं 87 का। दोस्तों हम लोग भाग देंगे 87 का। तो अब हमारे पास में ये जो वैल्यू है इसके अंदर 87 का भाग देना हमें। तो भाग के लिए एक प्रोसेस तो कॉमन रहती है सभी के अंदर, और वो प्रोसेस है कि भाग का डिवाइडेशन करना। तो दोस्तों सबसे पहले हमने भाग को बांट दिया 3 खंडों के अंदर। प्रथम खंड, उसके बाद में दूसरा आएगा मध्य खंड और तीसरा तृतीय खंड। इसमें आने के बाद में क्या होता है दोस्तों, हमारे पास में जो वैल्यू है उसके अंदर जो पहला भाजक जो 87 है, इस 87 को हम प्रथम खंड के अंदर लिखते हैं। लेकिन हमारे पास में जो 87 है उसमें 8 थोड़ा नीचे आएगा और 7 को ध्वजांक, विधि का नाम है ध्वजांक, इसलिए ध्वज के रूप में लिखते हैं। तो इस 7 को दोस्तों हम बोलते हैं ध्वजांक, और जो 8 को नीचे लिखने का इसको बोलते हैं मुख्यांक। क्या बोलते हैं दोस्तों? मुख्यांक। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि जो ध्वजांक है उसके अंदर डिजिट की संख्या देखते हैं। डिजिट कितने हैं इसमें? 1 डिजिट है, इसलिए जो भाज्य है अपने पास में, इस भाज्य में से हम क्या करते हैं कि जो अंतिम डिजिट होता है उसको तृतीय खंड के अंदर लिख देते हैं। बाकी के जो डिजिट बच जाते हैं दोस्तों उसको मध्य खंड के अंदर पुट कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस देकर के या गैप देकर के लिख देते हैं। अब देखो दोस्तों, भाग की जो प्रोसेस है वो शुरू होती है, और इस प्रकार की जो ये विधि है उसके अंदर भाग के जितने भी पद होते हैं उसको संकेतों के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो दोस्तों, इस मुख्यांक का हमें यहाँ से भाग देना होता है, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाता है प्रथम भाज्य। दोस्तों प्रथम भाज्य के लिए हमारे पास में जो वैल्यू है वो इधर कितना है? 9, और इस 9 के अंदर हमें 8 का भाग देना होता है, या फिर मुख्यांक का हम कह सकते हैं मुख्यांक का भाग देना होगा। तो यहाँ पे जो 9 है वो 8 से बड़ा है, इसलिए इसमें हम देखते हैं कि भाग जाएगा। अगर नहीं जाता, ये डिजिट अगर छोटा होता तो हम यहाँ से 2 डिजिट को एक साथ भी ले सकते हैं। तो हमारे पास में जो प्रथम भाज्य है वो दोस्तों कितना है? 9 है। हम इस 9 के अंदर भाग देते हैं कितने का? 8 का। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि इस 9 के अंदर 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, जो भाग है वो कितनी बार जा रहा है? 1 बार। तो हमारे पास में जो भाग 1 बार गया, लेकिन दोस्तों हम देख रहे हैं कि 8 एकम 8, तो शेषफल पीछे बचेगा 1। इस शेषफल को दोस्तों 9 और 8 के बीच में जो गैप होता है उसके बीच में लिखा जाता है। तो हमारे पास में जो नया भाज्य है, यहाँ पे जो अगला वैल्यू प्राप्त होगा उसको हम बोलते हैं नया भाज्य। तो दोस्तों नया भाज्य हमारे पास में कितना आया? 18। अब जो नया भाज्य प्राप्त होता है हमें इसको आगे चेंज करना होता है, और उस चेंज करते हैं उस मान को बोलते हैं संशोधित भाज्य। दोस्तों इसको बोलते हैं संशोधित भाज्य। अब देखो संशोधित भाज्य कैसे निकाला जाता है। मेरे पास में जो नया भाज्य आया था 18, उसमें से हम माइनस करेंगे किसको? भागफल और ध्वजांक को आपस में गुणा करवा करके। तो भागफल तो 1 है और ध्वजांक कितना है? 7 है। तो 1 और 7 को गुणा करवाएंगे दोस्तों 7 प्राप्त होगा। तो इस 18 में से 7 को माइनस कर देंगे, हमारे पास में जो संशोधित भाज्य है वो दोस्तों कितना आएगा? 11। उसके बाद में हम स्टेप नंबर 2 लिखते हैं। जो संशोधित भाज्य 11 आया, इसके अंदर हम वापस भाग देंगे किसका? मुख्यांक का। तो 8 एकम 8, दोस्तों भाग गया 1 बार। तो हमारे पास में जो प्राप्त शेषफल है वो कितना होगा? 3 जो शेषफल प्राप्त हुआ इसको हम आगे 8 और 7 के बीच में यहाँ पे लिख देंगे। तो दोस्तों पुनः हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया? नया भाज्य प्राप्त हो गया। तो नया भाज्य दोस्तों हमारे पास में कितना आया? 37। अब हम इस नए भाज्य को वापिस दोस्तों बदलेंगे किसमें? संशोधित भाज्य में। हम इसको संशोधित भाज्य में बदलेंगे, तो जो 37 है इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा किसको? यहाँ पे जो भाग है वो कितनी बार गया था? 1 बार। तो इस 37 में से माइनस करेंगे 1 और गुणा में मुख्य ध्वजांक कितना है? 7। तो 1 को 7 से गुणा करेंगे दोस्तों 7 प्राप्त होगा। तो 37 में से 7 को माइनस करेंगे, हमारे पास में मान है वो कितना आएगा? 30। उसके बाद में ये संशोधित भाज्य आने के बाद में दोस्तों वापिस जो स्टेप नंबर 3 है इसको लेके चलेंगे। हम इस 30 के अंदर भाग देंगे 8 का, मुख्यांक 8 है।
8 का भाग देखें तो 8 एकम 8, 8 दूने 16, 8 तिरे 24। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि भाग है वो कितनी बार जा रहे हैं, 3 बार जा रहे हैं। 3 बार भाग जा रहे हैं तो दोस्तों हमारे पास में जो शेष फल है वो कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। इस 6 को हम आगे ट्रांसफर कर देते हैं 7 और 6 के बीच में, तो हमारे पास में पुनः दोस्तों क्या प्राप्त हो जाएगा, नया भाज्य। नया भाज्य दोस्तों हमारे पास में 66 आ जाएगा, और नया आने के बाद में हम आगे की जो प्रोसेस है उसमें संशोधित भाज्य निकालते हैं। संशोधित भाज्य निकालेंगे तो दोस्तों ये जो 66 आया था, इस 66 में से माइनस करना होगा किसको, जो भागफल आया था 3 और ध्वजांक है 7, तो 3 और 7 को गुणा करवाएंगे तो हमारे पास में 21 आएगा। इस 21 को दोस्तों 66 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 6 में से 1 गया 5 और 6 में से 2 गया 4, तो दोस्तों संशोधित भाज्य हमारे पास में आ गया 45। पुनः स्टेप नंबर अपन क्या करते हैं, 4 लिखते हैं। इस 45 के अंदर दोस्तों हम क्या करेंगे, वापिस 8 का क्या करेंगे दोस्तों, भाग देंगे। 8 क्या था, मुख्यांक, 8 का भाग देंगे तो 8 पंजे 40, भाग है वो दोस्तों 5 बार जा रहे हैं, तो हमारे पास में जो शेष फल है वो आएगा 5। 8 पंजे 40, 45 में से 40 को माइनस कर देंगे तो शेष फल आ जाएगा 5, और भाग है वो गया कितनी बार था, 5 बार, तो इस 5 को हम मध्य खंड के अंदर लिख सकते हैं। अब दोस्तों जो शेष फल हुआ इसको हम तीसरे खंड के अंदर आगे ट्रांसफर कर देंगे, तो हमारे पास में जो नया भाज्य है वो क्या आ जाता है, नया भाज्य दोस्तों 55 प्राप्त हो जाता है। अब नया भाज्य 55 प्राप्त होने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, अंतिम खंड के अंदर एंटर हो गए हैं, और अंतिम खंड के अंदर एंटर होने के बाद में दोस्तों केवल अंतिम शेष फल निकाला जाता है, संशोधित भाज्य नहीं निकाला जाता है। तो अब हमारे पास में जो अंतिम शेष फल आएगा वो किस प्रकार से आएगा, देखो दोस्तों, तो अंतिम शेष फल निकालने के लिए हमारे पास में जो नया भाज्य आया था 55, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको, भागफल आया था 5 और ध्वजांक था 7, तो 7 को 5 से 7 पंजे 35, तो दोस्तों 55 में से 35 माइनस करेंगे, हमारे पास में वैल्यू आएगा 20, और 20 को हम तीसरे खंड में यहाँ नीचे लिख देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये जो भाग है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो भाग ज्ञात करने की विधि थी ये थी ध्वजांक विधि, और ध्वजांक के अंदर ये भागफल 1135 और जो शेष फल है वो 20 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हम वैदिक गणित के अंदर क्या करते हैं कि कोई भी जो बड़ी डिजिट होती है उसको अपन कम टाइम के अंदर सोल्व कर सकते हैं, कम टाइम के अंदर कोई भी बड़ी डिजिट का भाग है वो किया जा सकता है। तो आज हमारा जो भाग का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन वर्ग और घन ज्ञात करना सीखेंगे दोस्तों। धन्यवाद।